नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लेकर आते हैं आपकी और हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। कोशिश हम ये करते हैं कि हम एक विषय को चुनें और उस विषय में हम विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर चर्चा करें, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं, इस समय जो है महामारी चल रही है और एक महामारी से हम उभर भी नहीं पाए थे, अच्छी तरह से निकल भी नहीं पाए थे, दूसरी महामारी ने हमें घेर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोविड-19 की। और कोविड-19 के दौरान ही ब्लैक फंगस भी आ गया, तो जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा दिक्कत हुई और ख़ास तौर पर कुछ रोगी ऐसे थे जिनको ज़्यादा परेशानी हुई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोविड-19 में मधुमेह के रोगियों के लिए सावधानियां, यानी कि मधुमेह के रोगियों के लिए किस तरह से सावधानियां हम बरतें कि वो कोविड-19 से बचें। और जिन मधुमेह के रोगियों को कोविड-19 हो चुका है, यानी कि कोरोना का संक्रमण हो चुका है, वो आगे भी किस तरह की सावधानियां रखें। ये बहुत सारी बातचीत हम आज करने वाले हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये हमारा कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है और फ़ोन इन पर आधारित है। विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा अगर आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाने का। तो जिसके लिए आपको नंबर की ज़रूरत है, जो हम बता देते हैं आपको। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। आपने अगर नंबर्स लिख लिए हैं तो मिला लीजिए 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्न को, आपके कॉल को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, वैसे ही या तो अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए। उसके बाद अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, तभी तो आपको उत्तर भी स्पष्ट रूप से मिलेगा। कोविड-19 मधुमेह के रोगियों के लिए सावधानियां, ये हमारा आज का विषय है। और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अजीत गैरोला। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सर, जैसा कि अभी हम कह लें, ये दूसरी लहर आ गई, हम लोग उभरे भी नहीं अच्छे से, हम सेटल भी नहीं हो पाए थे, हमें फिर एक और महामारी ने घेर लिया। और सुनने में सबसे ज़्यादा जो आया वो ये कि अगर ब्लैक फंगस भी हुआ है किसी को, या कोरोना के लिए, संक्रमण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी की अगर हम बोले तो वो मधुमेह के रोगियों की संख्या हमें मिले। क्या वजह है? देखिए, पिछले 1 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि एक नई बीमारी आ गई, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, समझा नहीं था। एक अचानक एक वायरस आया और उसे पूरे संसार में एक तहलका सा मचा दिया, हिला के रख दिया। और वायरस इस सृष्टि का सबसे छोटा प्राणी है और मानव सबसे विकसित। ये बड़ा विचित्र सा संघर्ष हुआ सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में। तो ये जो वायरस आया, ये एक तरह का राइनो वायरस है, जिसे कि जो सांस के एक दूसरे तक पहुंचता है। और आमतौर पर आप खांसी, जुकाम और इस तरह से फ्लू आप कहते हैं या स्वाइन फ्लू कहते हैं, ये सब राइनो वायरस होते हैं। और हाँ, ये रूप बदल के आते हैं। तो अचानक इस वायरस का कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ, कुछ ऐसा इसमें परिवर्तन आए कि अचानक ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो ये जो वुहान वायरस जिसको लोगों ने कहा, चाइना से आया, दिसंबर में आया, कोविड-19 हो गया। धीरे धीरे वो कोविड-19 पूरे 20 में पहुंच गया। 2020 आपके पूरे कोविड के लिए प्रभावित रहा और आज 21 का मध्यांतर आ गया, फिर भी कोविड से हम पीछा नहीं छूट पा रहा है। बिल्कुल। और दो इस बीच क्या हुआ कि इसमें शुरू में वेव बहुत ज़्यादा आई, फिर कम हुआ, फिर और ज़्यादा वेव आने, इस तरह से वेव का पैटर्न आने लगा, अप एंड डाउन का। जो पहली वेव थी वो कम खतरनाक थी, उसने सिर्फ बुजुर्गों को और जो बीमार लोग थे उनको प्रभावित किया। इस बार की जो दूसरी वेव आई वो ज़्यादा खतरनाक थी, उसने उन लोगों को ही प्रभावित किया जो कम उम्र के थे। सर, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ये जो दूसरी वेव आई, इसने बहुत ही स्पीड से स्प्रेड होना शुरू किया, बहुत ही ज़्यादा संक्रामक थी और उसके बाद उतनी ही जल्दी हमें डाउन भी होती दिखी। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि जो भी नया रिप्लिकेशन होता है वायरस, जैसे वायरस मेरे शरीर में आया तो उसके डिवाइड होता है
उस पर रिप्लिकेशन होता है और डीएनए का उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। जो चेंज होता है वो म्यूटेंट कहते हैं उसको। तो हर म्यूटेंट पहले वाले वायरस से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जो खतरनाक म्यूटेंट आया इसने बहुत जल्दी से स्प्रेड हुआ ये, बिल्कुल। और इसने सारे पहले उसमें बुजुर्ग लोग आ रहे थे, डायबिटीज़ के लोग आ रहे थे, हृदय रोगी आ रहे थे। इस बार इस वायरस ने कम उम्र के, मैं इस बात को बता सकता हूँ कि इवन 30-35 साल के जो हमारे यंग जनरेशन थी वो भी इसमें आई, और बहुत दुखद रहा। इसमें जो वायरस इतना मारक था कि मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा इस बार संभलने का मौका नहीं दिया। और मेरे अस्पताल में एक स्थिति ऐसी आ गई एक बार कि सारा अस्पताल कोविड के रोगियों से भर गया और हमें लोगों को स्ट्रेचर पर रखकर हमको किसी तरह से उनको बिठाकर कहीं जगह बना के उनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ा। सर यहाँ पर अभी तो आपने कहा ये बहुत दिक्कत वाली बात है। पहली वेव से दूसरी खतरनाक, तो अभी तो हम जिस तरह से माहौल देख रहे हैं तो तीसरी वेव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरह से लोगों ने पहाड़ों का रुख किया है उस तरह से तो हमें ये लग रहा है कि जो हम नवंबर दिसंबर तक सोच रहे हैं या अक्टूबर तक सोच रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, लेकिन जिस हिसाब से अभी लोग फ्री हो गए हैं, लोगों को लग रहा है कि कोरोना तो बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इस वजह से जो है तीसरी वेव बहुत जल्दी आ सकती है। आंसर मैं आप बाद में लूंगी, पहले एक कॉल ले लेती हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी डॉक्टर साहब प्रणाम। मैं तेजपाल से नीलकंठ परिवार से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से थोड़ा 2 जानकारी चाहिए मुझे। जी पूछिए। एक समस्या है कि पहाड़ में जो है काफी दुबले पतले लोग रहते हैं और जिनको शुगर निकल जाता है, और शुगर का पता तब चलता है जब 200-250 पार हो जाता है शुगर। जब डॉक्टर पे जाते हैं तो थोड़ा शुगर के लक्षण बताए जो हम शुरू में शुगर कर ले। और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये होगा मेरा कि क्या जिन्हें शुगर है, जिन्हें मतलब मधुमेह है, उन्हें कोविड का टीका लग सकता है या नहीं लग सकता? डॉक्टर साहब ये डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज उन्होंने बोला पहाड़ पे दुबले पतले लोग हैं। बिल्कुल जी। इसमें 2 चीजें आ गई हैं। एक तो ये दुबले पतले से इनका मतलब ये है कि जो माल नरिष्ट है, जिनको शरीर में प्रोटीन की और अन्य आवश्यक तत्वों की कमी है, तो निश्चित रूप से अगर आप माल नरिष्ट हैं, आपका कुपोषण के शिकार हैं, जो कि पहाड़ में बहुत सही कह रहे हैं आप कि कुपोषण के शिकार अगर आप हैं तो आपको वायरस या किसी भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात जो है वो डायबिटीज़ की है। आज आप देख ही रहे कि हमारे समाज में आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले हम इक्का दुक्का लोग बताते थे कि मुझे डायबिटीज़ है। हर इस समय 40 साल की उम्र के बाद आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए तो वो बताएगा या तो मैं डायबिटीज़ की दवाई ले रहा हूँ या मैं बीपी की दवाई ले रहा हूँ, शायद ही कोई आदमी। और इसका आप अगर आंकड़े देखते हैं तो 10% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। भारत में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ हैं और करीब 6% लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, और में से कुछ लोगों को हार्ट डिसीज भी है। सो ये क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो है भारत सबसे ज्यादा बूस्ट करने वाला है डायबिटीज? जी हाँ, क्योंकि हम धीरे धीरे एक डायबिटीज़ का हब बनने वाले हैं, डायबिटीज़ का कैपिटल बनने वाले हैं। और जब 2 चीज़ें सामने आ गई, एक तो कोविड का संक्रमण बढ़ गया, आपके इन्वायरमेंट में वायरस कहाँ से है? अगर मेरे अंदर वायरस है तो मैं उसको एनवायरनमेंट में फेंक रहा हूँ। अगर आपके ज़्यादा केस आ जाएंगे तो एनवायरनमेंट में वायरस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि तेजपाल जी ने ये भी पूछा था कि हमें बहुत जल्दी से पता नहीं चलता है कि डायबिटिक हम हो चुके हैं, मधुमेह आ चुका है हमारी बॉडी के अंदर, शुगर हो चुका है, कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी इसकी दिक्कत ये है डायबिटीज़ की कि या हार्ट डिजीज की कि हम इसका प्रारंभिक अवस्था में हम इसको पहचान ही नहीं पाते, कुछ भी सिम्टम्स ही नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम पेशेंट को हार्ट डिजीज हो जाती है या किडनी उसकी खराब हो जाती है, किसी और बीमारी से आता है, तो पता लगता है कि उसको डायबिटीज़ है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक तो हम जो प्रारंभिक लक्षण है उनको पहचानें। ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, आप बहुत सारा खाना खाते हैं, आप बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है, आप खा तो खूब रहे हैं लेकिन आपको लगता है आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, कमजोरी महसूस होती है उन लोगों को। बहुत वो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ग्लूकोज है, बहुत सारे पैसे, लेकिन वो एटीएम का नंबर भूल गए अपना, तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। वो ग्लूकोज होने के बावजूद भी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो कमजोर हो गए, या फिर उनके अंदर एक अपनी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई है उनकी। और जब कोई इन्फेक्शन, कोई फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल थ्रस हो जाता है,
या किसी तरह का और इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है या टीबी हो जाती है, तब हमें पता लगता है कि डायबिटीज़ है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि 40 साल की उम्र के बाद हम लोग अपना एक एनुअल चेकअप जरूर कराएं, जिसमें कि आपका ब्लड शुगर का लेवल हो जाएगा, आपका बीपी नापा जाएगा, साथ ही आपका लिपिड प्रोफाइल क्या क्या है, जो कॉमन सी जांचें हैं। बहुत ये जांचें ऐसी हैं कि जो पहाड़ में भी, कहीं भी, किसी भी जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी आजकल हो सकती हैं। तो ये जांच करवाइए, ये नियमित जांच का और एनुअल चेकअप का। सर, इन्होंने एक प्रश्न और पूछा था कि क्या मधुमेह के रोगी जो ये वैक्सीनेशन चल रहा है लगवा सकते हैं? हाँ, इसमें यह है कि सच ये है कि जो मधुमेह के रोगी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क पे है। तो अभी आपने देखा होगा कि आपको जब वैक्सीन का हमने कार्यक्रम शुरू किया तो पहले हमने कहा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको लगेगा। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो 60 ईयर्स के ऊपर है, उनको लगेगा। फिर हमने तीसरा कहा कि 45 साल से लेके और 60 साल के बीच का जो सेगमेंट है, जिनको या तो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या जिनको कोई कैंसर, गंभीर बीमारी है, हाँ कैंसर, उनको कीमोथेरेपी चल रही है, या इनको कोई सांस की तकलीफ है, ट्यूबरकुलोसिस है, उनको वैक्सीन लगना चाहिए। तो इस समय ये स्थिति है और मेरी सलाह भी ये है हर डायबिटिक के लिए कि जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीन लगवा लें। जी। अच्छा सर, सबसे अहम बात तो ये भी है कि मधुमेह के रोगियों को क्यों ये कहा जाता है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस संक्रमण से बचने के लिए, क्यों बहुत ज़्यादा उनको अलर्ट कर रहे हैं? देखिए, जब आपके अंदर शुगर ज़्यादा हो गया है, आपके अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है, आप किसी इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो गए, तो स्वाभाविक है कि आप कोविड के भी आपके लिए ज़्यादा संभावना है। जैसे डायबिटीज़ को हम मानते हैं कि वो ट्यूबरकुलोसिस उसको ज़्यादा हो सकती है, या कोई भी इन्फेक्शन। डायबिटीज़ तो ये समझ लीजिए कि किसी भी बीमारी के लिए एक खुला आमंत्रण है। इट्स ओपन इन्विटेशन टू ऑल द डिजीज। तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो डायबिटिक को नहीं होती, चाहे दिमाग की बीमारी हो, चाहे आँख कैटरेक्ट हो जाए, चाहे उसको लंग्स में आ जाए, आपको न्यूमोनाइटिस हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, या आंतों की कोई बीमारी हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी डायबिटीज के लिए ज़्यादा। इसलिए डायबिटीज को अपने पैरों का भी ख्याल रखना है, फुट केयर भी करनी है, आपको अपने आर्टरीज का ख्याल भी रखना है कि आपके हाथ पांव ऐसे ना हो जाए कि आपके हाथ पांव में परेशानियां होने लगे, आपको हाँ वो नर्व्स डायबिटीज। अक्सर हमारे पास डायबिटिक जो आते हैं वो इस दिक्कत लेके आते हैं कि हमें झंझनाहट ज़्यादा महसूस होती है और हमें लगता है कि हमारे हाथों के सेंसेशंस कम हो रहे हैं, न्यूरोपैथी हो जाती। तो उनको भी हम कहते हैं कि आप अपना साथ में डायबिटीज़ का नियमित उपचार लें, अपना ब्लड शुगर का कंट्रोल करें और साथ ही कुछ ऐसे सप्लीमेंट लें जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स होते हैं, B1, B6, B12, जिनकी कमी हो जाती है, वो सप्लीमेंट लेना भी डायबिटिक के लिए बहुत ज़रूरी है। सर अच्छा, ये बात बताइए मुझे कि जैसे इस बार ऐसा हुआ, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर उनको कोरोना हुआ तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइज वो हुए और उसमें ऑक्सीजन पे भी गए, वो थेरेपी भी चली। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको शुगर पहले से नहीं थी, लेकिन जब कोरोना हुआ और उनका शुगर नापा गया तो उनकी शुगर बढ़ी हुई निकली। ये क्यों? डायबिटीज का मतलब है कि हमारा ब्लड शुगर बढ़ गया जी। और ब्लड शुगर एक तरह से ये हो सकता है कि एक टेम्पररी तौर पे आपको मैं 8-10 रसगुल्ले खिला दूं, आप खूब सारी मिठाइयाँ होली दिवाली पे खा लेते हैं, अगर आपका हम ब्लड शुगर लेंगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा सबका। लेकिन हाँ, ये टेम्पररी फेज है, इसको एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक हो जाता है। अच्छा, मतलब जिनको कोरोना के दौरान अगर उनको अचानक से हाँ, लेकिन दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ग्रुप ऐसा है जिनको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। वो नॉर्मल लेवल पर डायबिटिक नहीं होते, लेकिन किसी तरह का कोई बीमारी हो तो उनके अंदर स्ट्रेस कंडीशन आती है, शरीर को जोर पड़ता है, उनको शरीर को मौका चाहिए उससे लड़ने के लिए, तो एकदम से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो जो एक तरह से प्रोसेस शुरू होता है उसे जो प्री डायबिटिक है वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, मैं अभी आपसे यही पूछने वाली है कि कोविड के ट्रीटमेंट में एक स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि लंग्स में इफेक्ट आता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। तो स्टेरॉइड्स भी डायबिटीज सर, स्टेरॉइड पे आगे बात करेंगे, मैं कॉल ले लेती हूँ पहले। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मेरा एक सवाल ये है कि मैं जब सुबह खाली पेट शुगर चेक करता हूँ तो मेरी 100 के आसपास आती है, लेकिन जब मैं
लंच के 2 घंटे बाद या ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद चेक करता हूँ तो वो 200 से ऊपर होती है। मैं ये जानना चाहता था क्या मैं डायबिटिक हूँ? हाँ, इसमें ये है सवाल। जी हाँ, डायबिटिक इसको आप कह रहे हैं, अगर आपकी 200 से ऊपर आ रही है तो निश्चित रूप से आप जो है आपकी डायबिटीज है। और शुगर का जो लेवल है वो डायबिटिक के अंदर भी घटता बढ़ता रहता है। आप ज़्यादा खा लेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप कम खाएंगे तो आपको कम आएगा। लेकिन जो सुबह का आपका आ रहा है, जैसे आपने रात को 9 बजे खाना खा लिया तो रात भर में आपका ब्लड शुगर इतना कम हो गया कि मॉर्निंग में आपका 106 आ गया। वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर रात को 70 आ जाए तो आपके लिए दिक्कत की बात है। अगर 106 आ रहा है, 70 से लेके 110 के बीच में आ रहा है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज का जीवन बहुत ही नियमित और संयमित होना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब फास्टिंग और सर ये जरूरी, इन्होंने कहा कि 200 आता है तो इसका मतलब हम इनको ये माने डायबिटिक पेशेंट हैं? डायबिटिक है, लेकिन इनको अपना डाइट शेड्यूल ऐसा रखना चाहिए कि इनका ब्लड शुगर और दवाई का कोऑर्डिनेशन बना रहे। अच्छा। जैसे सुबह आपने अगर ये बताया उनको कि सुबह आप नाश्ता करिए, अगर आप 8 बजे नाश्ता करते हैं तो आधा घंटे पहले आप जो भी डायबिटीज की गोली आपको बताई गई है वो आप खा लें, लेकिन 8 बजे आप नाश्ता जरूर कर लें। फिर 3 घंटे में आपकी दवाई का असर ज़्यादा आएगा, उस समय भी आपको थोड़ा बहुत एक आध बिस्किट या फ्रूट जूस वगैरह ले लेना चाहिए। फिर क्योंकि 6 घंटे इसका असर रहता है, 6-8 घंटे, तो आपको उसको उस समय खाना खा लेना चाहिए। तो इन्होंने हो सकता है सर एक्सरसाइज कुछ काम नहीं, ये मैं बताता हूँ उसके बारे में। हो सकता है कि इनका जो डाइट शेड्यूल हो उसमें ये हो कि ये ज़्यादा खाने के गैप हो और एक साथ खा लेते हो। अच्छा। तो उससे अगर आपको ये पूरा किसी डाइटिशियन से मिलिए कि आप अपना पूरा डाइट का शेड्यूल बनाइए और उस डाइट शेड्यूल के हिसाब से स्टिक करिए। बिल्कुल डायबिटीज का मतलब भूखा रहना नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब डायबिटीज हो जाता है तो एकदम से घबरा जाते हैं और बिल्कुल चीनी भी नहीं लेना, आलू भी नहीं लेना और किसी तरह की राइस भी नहीं लेंगे, कोई मिठाई नहीं छुएंगे। आप बिल्कुल ज़्यादा परहेज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, वो भी एक खतरनाक स्थिति है। तो एक सम आपका जो ग्राफ है शुगर का वो ऐसे नहीं जाना चाहिए कि कभी 106 है कभी 240 है। आपका ग्राफ ये जाना चाहिए कि आप 140-50 के आसपास ही इसको मेंटेन करके रहेंगे। अगर 100 है तो खाने के बाद जो 140 के आसपास आ जाए। अच्छा। 50 आ जाए। क्या खा के आपने टेस्ट कराया, ये भी मैटर करता है। ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया? देखिए आम का सीजन है, चीकू है, बहुत सारी चीजें हैं। मीठा फल खा लिया आपने, कोई बहुत। वैसे फल का जो डायबिटीज में है कि फल का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क ज्यादा पड़ता है। हाँ, एक्सेस नहीं। देखिए हम डायबिटिक के जीवन को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, दुखदाई नहीं। डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिल गया। डायबिटीज ये कहता है कि आप संयमित जीवन रखें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, समय पे नाश्ता करें, दवाई खा लें, 11 बजे कुछ खा लें शुगर कम होने ला। रात को जब आप खाते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि जितना आपको कैलोरी जरूरत पड़ती है उतना ही खाएं। और सबसे बड़ी बात है जो आप अभी बात कर रहे हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी की। डायबिटीज कब होती है? जबकि हमारे अंदर हम बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी जमा कर देते हैं और खर्च नहीं करते। अगर आप जितना आप इंटेक है कैलोरी का उतना ही खर्च करते हैं तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, लाइफस्टाइल डिजीज है। और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस मैनेजमेंट। जितना हम अपने अंदर स्ट्रेस रखेंगे, जितना हम अपने अंदर एक तरह से वर्क स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली स्ट्रेस हो, चाहे किसी तरह का स्ट्रेस हो, उससे एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो मेडिटेशन भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, डाइट भी अच्छी रखिए। डायबिटीज को तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डायबिटीज हो गई, इससे आपका जीवन एक संयमित और नियमित हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप अपना ध्यान रखें और साथ में जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। खाने पीने में परहेज, बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से परहेज वाला खाना खाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे हैं कि हमें मधुमेह के रोगियों की जो जीवन शैली है उसको दुखदाई नहीं बनाना है, हमें प्लान्ड बनाना है। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि मधुमेह के रोगियों की हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तनाव की जब आप अपने बात छेड़ ही दी है, तो जब किसी को संक्रमण हुआ कोविड का तो क्या तनाव की वजह से भी उसका ग्लूकोज ऊपर चढ़ गया? देखिए कोविड एक ऐसी बीमारी थी कि नहीं सर है अभी, हाँ जो बिल्कुल है अभी, उसने हमारे जीवन को पूर्णतया बदल दिया।
एक पहली चीज़ है जिसका आपको आपके शरीर पे असर पड़ा, आपके बीमारी हो गई, आपको एक तरह से चेस्ट में निमोनाइटिस हो गई, डिस्ट्रेस हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई। साथ में इसने आपके मन को भी असर डाला, बहुत ज़्यादा भय और एक तरह से इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के भाव। लोगों को लगा कि मैं अपनी बात बताता हूँ, हम लोग जब भी, मैं क्योंकि कोविड वार्ड में भी काम कर रहा था, उनके बीच में भी जा रहा था, तो जब मैं घर आता था अचानक मुझे अगर खांसी भी आ जाए हल्की सी तो मुझे लगता था आज मुझे इन्फेक्शन हो गया। और अगले समय जब मैं, मतलब आप ही सोचिए, खुद मैं 1 साल से जब मैं कोविड में काम कर रहा हूँ तो हर सुबह मैं ये देखता हूँ आज बुखार तो नहीं है मुझे, तो मुझे भी स्ट्रेस है, आपको भी स्ट्रेस है। आप जिसको भी जरा सा सिम्टम लगते हैं तो एकदम भागता है कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया। तो ये एक एप्रीहेंशन, एंजाइटी, ये चीज़ आ गई। डिप्रेशन भी आ गया लोगों को, बिल्कुल डिप्रेशन आ गया कि मैं कोविड हो गया हूँ तो मुझे क्या होगा। साथ में सामाजिक ताना बाना, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता था, आपके मित्र होते थे, आपके घर के लोग होते थे, वो आपको समझाते थे, एक एश्योरेंस करते थे कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ खत्म हो गई, सामाजिकता खत्म हो गई। दूसरा एक आर्थिकी का पहलू भी बहुत जरूरी हुआ, हमारा एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, हमारे बिजनेस पॉइंट कम हो गया, तो लोगों के अंदर आर्थिक कठिनाई भी आई, उससे भी मन में तनाव बहुत ज़्यादा उससे तनाव बढ़ गया, तो ये भी एक तकलीफ थी। सर, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मधुमेह के रोगियों को जब कोरोना हुआ तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं स्टेरॉइड दिया गया, उसका क्या रोल रहा? देखिए, स्टेरॉइड्स को जब आपके लंग्स कम हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया, स्टेरॉइड का रोल ये है कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है ताकि आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाए। अगर आप स्टेरॉइड देंगे तो जैसे माना कोई आदमी 94 उसका ऑक्सीजन चल रहा था तो अपने आप ही 96 पे आ जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे रोगी भी आए जिनका ऑक्सीजन 60-70 तक आ गया था, इसका मतलब है कि उनको एक्सटेंसिव लंग डैमेज हो गया था, तो वो उसके कारण से भी तकलीफ हुई, तो स्टेरॉइड देना पड़ा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म था और ये स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज जो हुई है वो 1-8 महीने में, 2 महीने में अपने आप ही सेटल हो जाती है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जैसे कि ये बार बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये कहा था कि बहुत ज़्यादा प्रोन समझ रहे हैं, अभी भी लोग डर रहे हैं क्योंकि कोरोना गया नहीं है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा इजी हो गए, लोग बाहर निकलने लग गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम भूल रहे हैं, मास्क पहनना भी हमें एक तरह से हम जब किसी को देखते हैं, यानी कि पुलिस को अगर देखते हैं तब जाके हम मास्क पहनते हैं, अदरवाइज हमें ऐसा लगता है कि ये भी एक बोझ है, जबकि ये बोझ नहीं है। अभी भी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं आज के टाइम पे अभी, तो वो हम थर्ड वेव को जितने वो देर से आने वाली थी उतनी जल्दी हम आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए जब तक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में या हमारे आसपास में कोविड के एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केस हम कहते हैं कम उनको, हुए, खत्म नहीं हुए, हाँ एक्टिव केस उनको कहते हैं जो कि कोविड के वायरस को इमिट कर रहे हैं, सांस में बात करते हुए जो कह रहे हैं 2 मीटर की दूरी है, तो इसलिए है कि 2 मीटर तक वो वायरस जा सकता है जी। तो जब वायरस है, आपको पता नहीं कि किसको वायरस है, आप बाजार में जा रहे हैं, 10 लोग सामने आते हैं, उनमें किसी को वायरस हो सकता है, तो एक क्या तरीका आपके पास, एक ही तरीका आपके पास है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। उसका मतलब यह है कि आप डिस्टेंस बना के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, आप मास्क पहने, और मास्क पहनने का तरीका भी यह है कि आप सिर्फ, आपने देखा होगा मास्क पहनने के लोगों ने बहुत सारे तरीके निकाले हुए हैं, किसी के गले में लटका हुआ है, किसी के सिर्फ यहाँ तक चिन तक आ रहा है, किसी के सिर्फ मुंह में है, लेकिन मास्क को ऐसे पहने कि आपका नोज और कम से कम आपका माउथ पूरा का पूरा कवर हो जाए ताकि जो वायरस आने वाले वो ना आए। लेकिन कभी ऐसी स्थिति है, लोग कहते हैं कि आपने मास्क क्यों, आपको हमें भी कह सकते हैं कि मास्क क्यों नहीं पहना, तो लेकिन अगर हम दोनों के बीच में दूरी है और हम दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस सामने नहीं कर रहे हैं, अगर मैं आपके ठीक सामने बात कर रहा हूँ तो तब सामने वायरस आएगा, लेकिन अगर हम ओब्लिक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो वायरस की संभावना थोड़ी सी कम होगी। सर अच्छा, ये भी बता दीजिए, जैसे कि मधुमेह का रोगी है और कोरोना संक्रमित हो चुका है, लेकिन अभी भी क्योंकि उसके मन में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, उसके बाद भी ठीक होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, पैल्पिटेशन नहीं जाता, एंग्जाइटी जैसे हमने बात की वो हमेशा रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आराम से वो लेट के सो नहीं सकता है, उसे डबल पिलो लगाना पड़ता है, तो ये क्या वजह है, किस तरह से हम बचाव करें? देखिए, कोविड में सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे लंग्स में इफेक्ट आ गया,
अब आपने देखा होगा कि लोग कोविड से 2 हफ्ते में रिकवर भी हो गए, कोविड नेगेटिव भी हो गया, आप घर भी आ गए, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ अभी हो रही है और हम घर में अगर बैठे हैं तो आराम से हैं, लेकिन ज़रा सा बाहर जाना चाहते हैं तो हमें सांस फूलने लगती है। इसका कारण ये है कि जो इन्फिल्ट्रेशन, जो वायरस का निमोनाइटिस हुआ, हीलिंग, जैसे आपकी अगर चोट लगती है तो स्कार बन जाता है, वो आपके लंग्स में स्कार बन गया। अच्छा। तो जितने आपकी लंग, माना आपके लंग में इतने एल्वेलाई थे, जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जिसमें कि एयर आती है, उन एल्वेलाई जो है वो फाइब्रोस हो गया, और अगर आपके लंग्स 100% काम कर रहे थे तो वो 90% काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हो रही है, इससे आपकी लंग कैपेसिटी कम हो गई है और आपको सांस लेने में इसीलिए तकलीफ हो रही है। अच्छा। तो इसका एक ही चीज़ है कि उनको किसी तरह से इन्फ्लेट किया जाए, फिजियोथेरेपी की जाए, साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाए। यहाँ पे जरूरत पड़ती है प्राणायाम की। प्राणायाम बहुत, हम आपसे ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत फोर्सफुल प्राणायाम करें, लेकिन सिंपल प्राणायाम आप करें कि सांस को अंदर ले, हल्का वॉक कर सकते हैं। हाँ, और वॉक करें, वॉक भी इतना करें जिसमें आपको ये ना लगे कि आप बहुत ज्यादा थक रहे हैं, अपने शरीर को बहुत ज्यादा फूल रही है, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अभी भी आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको बीमारी हो चुकी है, आप डायबिटिक है, वैक्सीन भी आपको लग चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज से इम्यून हो गए। अभी भी आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अभी भी आपको हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना है, हाथ धोने, और अन्य सरकार तो कर्फ्यू लगाएगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कितने दिन लगाएगी सरकार? सबसे बड़ा कर्फ्यू है जो हम अपने आप पे लगाएं। हम अनावश्यक रूप से बाजार ना जाएं, सामान लेने जाते हैं तो एक बार में ही हम देख लें कि हम सारा सामान लेके आ जाएं, अन्य लोगों को इनवाइट ना करें अपने घरों में, हम न जाएं, शादियों में न जाएं, भीड़ में न जाएं। बिल्कुल खुद को बचाना जरूरी है। सर, एक प्रश्न और है मेरे जहन में, वो ये कि जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी शुगर पहले से बढ़ी हुई है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको अगर ये लगता है कि हाँ उनको कोरोना का संक्रमण सिम्टम्स लग रहे हैं उनको, क्योंकि अब तो हम लोगों को भी इतनी जानकारी हो गई, आम लोगों को इतनी जानकारी हो गई कि जैसे कि अभी आपने कहा थोड़ा हम खांसते हैं तो हमें लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हुआ हमें, या थोड़ा सा हमें सांस लेने में तकलीफ होती है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं कोरोना तो नहीं। तो इसमें अब ये बताएं कि जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, दवाई चल रही है उनकी, और उनको ये लगता है कि हाँ कहीं कोरोना हो सकता है, तो क्या वो जिस तरह से जो दवाइयाँ हैं कोरोना की वो खा सकते हैं या पहले डॉक्टर से मिलना? हाँ, नहीं, अपने आप से दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि अगर आप ओवर मेडिकेशन कर देंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। सिर्फ आपको सावधानी रखनी है। अगर आपको लगता है कि आपको खांसी हो रही, कई केसेस तो ऐसे हैं कि उनको कोविड होता भी है और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई लक्षण ही नहीं होते, तो वो सबसे खतरनाक होते हैं, उन्हें कोई लक्षण नहीं, लेकिन वो वायरस निकाल लें, वो पॉजिटिव है। और वही लोग ऐसे हैं जो कि सोसाइटी में कोविड को फैला रहे हैं, कोरोना वायरस को। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। वैक्सीन भी लग गया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप मास्क का इस्तेमाल करें और सावधानियां बरतें। अगर आपको लगता है कि आपको संक्रमण हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको इमीडिएटली आपको RT-PCR या रैपिड टेस्ट कराना होगा। सर, एक चीज, सबसे पहली चीज है टेस्टिंग, पहली चीज टेस्टिंग, फिर है ट्रेसिंग, एंड थर्ड इज ट्रैकिंग, एंड फोर्थ इज ट्रीटमेंट। तो अगर हम ट्रीटमेंट के पार्ट को, आप जैसे आप कह रहे हैं कि दवाई खाना शुरू कर दें, तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपका पहले नंबर पे आता है। पहले नंबर पे हमारा आता है कि टेस्ट हो जाए, फिर ट्रेस हो जाए कि हाँ हमारे आसपास कौन कौन से लोग हैं जिनको कोविड था, उसकी हो जाए, फिर हमारा उसके बाद ट्रैक करें उसको, लोग ट्रैक करेंगे कहाँ से जाएंगे, कहाँ से क्या हुआ, किसको वायरस आया, हमारे आसपास के लोग कितने हैं जिनको की टेस्ट करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ट्रीटमेंट टाइमली लें। जो ज्यादातर जो लोग बिल्कुल ना करें, ज्यादातर लोग जो आए हमारे पास वो इसलिए आए कि वो तब आए जब उनकी बीमारी बढ़ चुकी थी। शुरुआत के पहले हफ्ते में वो नहीं आए, उनको उस समय लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन तब आए जबकि बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। अगर फर्स्ट वीक में लोग आते हैं तो उनका उपचार आसान है। अगर वो सेकेंड वीक में आते हैं, थर्ड वीक में आते हैं, तो उसका उपचार करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड वीक सबसे खराब है इसमें जी। लेकिन इस बार ये स्थिति रही कि ये जो वायरस था इतना भयानक था कि इसने फर्स्ट 3 डेज में ही एकदम से मॉर्टिलिटी तक हो गई। बिल्कुल, मतलब इग्नोर नहीं करना है इसको, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है इस वायरस को, और आपको पूरा ध्यान देना है कि आप इसका ट्रीटमेंट टाइमली करा सकें। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में ये भी जानना चाहूंगी मैं आपसे कि मधुमेह में ब्लैक फंगस का बड़ा रोल आ गया,
किस तरह से बचें हम, ये तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ब्लैक फंगस में जितने भी केसेस देखे गए हैं कहीं ना कहीं वो डायबिटिक पेशेंट हैं। जी हाँ, ये देखा गया कि ब्लैक फंगस का या तो ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट में अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया तो फंगस ग्रो होना शुरू हो गया, तो ब्लैक फंगस भी एक वैरायटी थी जो कि ब्लैक फंगस आ गया। कई बार लोगों ने ये सोचा कि जो हम ह्यूमिडिफायर हमारा है, जिसमें कि हम ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफायर करते हैं, जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फंगस आ गया, तो उसके कारण से ब्लैक फंगस आ गया। क्योंकि डायबिटीज़ ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी कम थी, इसलिए उनको ब्लैक फंगस आ गया। लेकिन ब्लैक फंगस में भी ये चीज़ है कि अगर आप उसको इनिशियल डायग्नोस कर देते हैं, जबकि वो आपके नेजल म्यूकोसा में ही आ रहा है, तो ट्रीटमेंट आसान है। तो ब्लैक फंगस आपने देखा होगा जितनी जल्दी ये गायब भी हो गया है, तो इसका मतलब ये कि ब्लैक फंगस इतना भयानक था नहीं जितना कि हम सोच रहे थे। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि मधुमेह के रोगियों को सबसे ज़्यादा चपेट में लिया है। तो लेकिन बहुत संक्षेप में अगर एक लाइन में आप कहेंगे तो किस तरह से डायबिटिक पेशेंट अपना ध्यान रखें, बहुत संक्षेप में बताएं। डायबिटिक के रोगी को जैसे मैंने बताया कि वो नियमित रूप से दवाइयाँ ले, साथ में अपने खाने का और अपना रूटीन बिल्कुल नियमित कर दे, समय पे खाए, समय पे उठे, समय पे सोए, लाइफ को स्टाइल अपना बदले। और एक चीज़ और चीज़ करे, वो जो चीज़ ज़रूरी है इसमें कि वो किसी तरह के अल्कोहल या स्मोकिंग ना करे। बिल्कुल। और टीकाकरण इससे भी जरूर वैक्सीनेशन करा दे अपना। और जिसने की सावधानियां वो जरूर अपने शरीर का ख्याल रखे। बिल्कुल सर, अक्सर दूसरे कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, वाकई में इन लोगों के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है अपना ध्यान रखना। सर आप स्टूडियो में आए और ये हमारी चर्चा है, इतनी सारी बातें हैं लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, तो अपनी चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमारी जितनी भी चर्चा हुई है, ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।